जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज फिर हम एक बार आपके लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इतना इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ये, जो आपके आने वाले एग्जाम, आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की, सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आज जीके जीएस का होने वाला है। ये जो क्लास है खासकर एनटीपीसी और आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ और एसएससी की किसी भी तरह के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अच्छे से वीडियो को पढ़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन की ओर जाने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। अगर कोई भी बच्चा एनटीपीसी और आरपीएफ और एसएससी की तैयारी कर रहा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके चैनल के, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी लिंक मिलेंगी और ऐसी वीडियो मिलेंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट मिलेंगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी का नेतृत्व किसने किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से? तो ये किया था दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। एक चीज और, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, किस वर्ष, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन करिएगा। तो प्लासी का जो युद्ध है वो वर्ष 1757 में किया गया था। पूरी डेट याद की जाए तो 23 जून 1757, ठीक है, याद रखिएगा 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। याद रखना है, वर्ष भी कई बार पूछ लेता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति, ठीक है, विलय नीति, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाने जाने वाली नीति अपनाई थी? तो वो कौन था जिसने हड़प नीति अपनाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। किसने अपनाई थी हड़प नीति? लॉर्ड डलहौजी ने। कब इन्होंने तैयार किया था ये हड़प नीति? तो ये 1848 में इन्होंने ये पैमाना तैयार किया था हड़प नीति का, ठीक है, याद रखिएगा। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के लिए पृथक्करण से संबंधित है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 50, ठीक है, ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? ये कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। कौन सा उपन्यास? दुर्गेश नंदिनी, ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, डेविस कप। डेविस कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है वो है टेनिस से, यानी कि कौन सा टेनिस? लॉन टेनिस जिसे कहा जाता है, ठीक है, टेनिस से संबंधित है, ठीक है, डेविस कप, जिसे क्या कहा जाता है? टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है, वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, ठीक है, विश्व कप, टेनिस का इसको विश्व कप भी कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बिहार केसरी नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है श्री कृष्ण सिन्हा को। किस लिए? श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। 1946 से लेकर 1961 तक ये मुख्यमंत्री पद पर रहे, ठीक है, याद रखेंगे। ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। इन्हें श्री बाबू, क्या, श्री बाबू नाम से भी जाना जाता था। श्री बाबू नाम से भी इनको जाना जाता था, ठीक है, याद रखेंगे, जिन्हें बिहार केसरी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2024, यानी कि वर्तमान समय की बात है, करंट का क्वेश्चन है ये आपके लिए, 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल की बात हो रही है, तो ये किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? जैनिक सिनर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। जैनिक सिनर जो है वो इटली के हैं। कहाँ के हैं? कहाँ के खिलाड़ी हैं? इटली के। पहली बार ऐसा हुआ है कि इटली का कोई खिलाड़ी नंबर 1 पे रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया? खेड़ा जिले में जो आयोजन किया इन्होंने, वो सत्याग्रह कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, कौन सा?
खेड़ा सत्याग्रह नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये कब किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1918 में, 1918। ऑप्शन डी क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका, थैलोफाइटा। ठीक है, याद रखेंगे क्या होगा? थैलोफाइटा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी झील है? वो है डल झील। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी झील है? डल झील है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री और 70 डिग्री में पाए जाने वाले शानदार शंकुधारी वन को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 50 डिग्री और 70 डिग्री में पाई जाने वाले शानदार शंकुधारी वन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखेंगे टेगा वन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। शंकुधारी वन जो होते हैं 50 डिग्री और 70 डिग्री जो अक्षांशों पर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टेगा वन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? तो कहां पाए जाते हैं? ये मैग्रोव वन कहलाते हैं। ठीक है, कौन से? मैग्रोव वन, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो भारत के किस भाग का है? तो ये भारत के उत्तर भाग का है। ठीक है, उत्तर भारत का जो है प्रमुख नृत्य कौन सा है? कथक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? किस भारतीय लेखक ने लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद ने। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में कौन नहीं आता है? तो यहां देख सकते हैं नशीली शराब, ये क्या है? ये संघ सूची में नहीं आती है। बाकी डाक, तार, राज्यों के लेखाओं की परीक्षा, बैंकिंग, ये सभी क्या है? ये राज्य सूची में आती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये संघ सूची में नहीं आती है नशीली शराब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सिंध घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में आया था? कौन सा शहर अस्तित्व में आया था? तो हड़प्पा आया था। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कौन सा जिला? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो है वो सांची का स्तूप है। ठीक है, तीसरी शताब्दी में क्या हुआ था? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व में किसने? सम्राट अशोक। किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? विश्व के सबसे ऊंचे पठार को और किस नाम से जाना जाता है? इसे दुनिया का छत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुनिया या विश्व का छत भी कहा जाता है। किसको? तिब्बती पठार को। ठीक है, तिब्बत का पठार, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील भी कहा जाता है, या तैरता हुआ झील भी कहा जाता है? तो वो कौन सा है? इकलौता है तैरता हुआ झील, तो वो है लोकटक झील। कौन सा झील है? लोकटक झील। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। किस राज्य में है ये है मणिपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। कौन से राज्य में है? भारत के मणिपुर में है लोकटक झील, जिसे तैरता हुआ झील भी कहा जाता है, इकलौता झील है ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म एक्ट किस वर्ष पारित किया गया?
आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1878, यानी कि 1878 में ये एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1793 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब उस समय गवर्नर जनरल कौन था? इस्तमरारी को और क्या कहा जाता है? इसको स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, इस्तमरारी या अथवा स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कौन था उस टाइम? चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, चार्ल्स कॉर्नवालिस के काल में इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द किए गए थे? तो कौन, किसका संबंध है अनुच्छेद 17 से? अस्पृश्यता का। ठीक है, या छुआछूत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, दूसरा मीनिंग इसका है छुआछूत, अस्पृश्यता। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, जिसका संबंध अनुच्छेद 17 से है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? तो यानी कि भारत के संविधान में आपने देखा होगा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन तीनों से तो कुछ ना कुछ लिया गया है, पर चीन, यहां पर चीन जो है, यहां से क्या किया गया? कुछ नहीं लिया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है, चीन के संविधान से कुछ नहीं लिया गया भारत के संविधान में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आयुध, आयुध से मतलब है, आयुध का मीनिंग क्या होता है? शस्त्र या हथियार। ठीक है, आयुध का मतलब होता है शस्त्र या हथियार। अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह अधिनियम पारित किस लिए किया गया था? यानी कि जो अवैध हथियार रखे जाते हैं जिसके कारण क्राइम बढ़ते हैं, ठीक है, अवैध हथियारों की रोक के लिए, ताकि कोई भी क्राइम ना हो, इसलिए ये अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1959 में। ठीक है, भारत की संसद द्वारा ये पारित हुआ था। ठीक है, 1959 में आयुध अधिनियम, जिसके तहत क्या होता है, कोई भी अवैध हथियार नहीं रख सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसके कारण कोई भी गतिविधि, गलत गतिविधि देश के अंदर ना हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिलिकॉन। ठीक है, ऑप्शन डी सिलिकॉन बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। सौर सेल को बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आपने देखा होगा, प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है जब किसी की हड्डी में क्रैक आ जाता है, फ्रैक्चर आ जाता है, तो एक प्लास्टर चढ़ाया जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो कौन सा जिला है? यह है लरकाना जिला, जो कि वर्तमान में कहां पर है? लरकाना जिला है, जो कि वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में। ठीक है, कहां पर है? पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क, ठीक है, कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और क्या रह चुके हैं? भारत के पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? जब नमक सत्याग्रह हुआ, कब हुआ? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था नमक सत्याग्रह। ठीक है, याद रखिएगा, जिसे डांडी मार्च भी कहा जाता है। उस समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों द्वारा। उसके बाद जो कारभार संभाला गांधी जी के बाद, तो किसने संभाला था? अब्बास तैयबी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा है। अब्बास तैयबी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यानी कि समवर्ती सूची ली गई है किस संविधान से, यानी कि किस देश के संविधान से? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची भारतीय संविधान में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पिछले 15-20 सालों से सभी तरह के एग्जामों में, खासकर रेलवे और एसएससी के एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो संभवतः आगे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे दोस्तों टॉप 30 जीके जीएस प्रैक्टिस सेट, यानी कि जीके जीएस की क्लास, जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाली है। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। ऐसे ही जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।